यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आए हैं और आपको हेल्थ अवेयरनेस कैसे रहे इस पे अपना एक लेक्चर देंगे। सबके पास एक एक मानव शरीर है, सबको उस शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। दुनिया के जितने भी सुख हैं, आप सब पहला सुख, हम बाकी जो 7-8 और सुख हैं उन पर कोई बात नहीं करेंगे, वो मालूम है सबको, लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया, तो वो निरोगी काया कैसे रहे इस पे मैं आह्वान करता हूँ डॉक्टर मदन दुबे जी टाइम है उनके पास। और आगे कि आप लोगों को सबको शांत बैठना है ताकि मेरी आवाज़ आप तक आ सके। उनके जैसी बुलंद आवाज़ मेरी नहीं है शायद। आप जब शांत रहेंगे तो ही मेरी आवाज़ आप सुन पाएंगे। मेरा नाम मदन दुबे है और मैं मुंबई रहता हूँ और मुंबई विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। उस विश्वविद्यालय में मैं आपके जैसे ही बड़े ग्रेजुएट, आफ्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ जो ग्रेजुएशन पूरे करके आते हैं मास्टर लेवल। हम लोग एक स्वदेशी मूवमेंट इस देश में चलाते हैं। आपने नाम सुना होगा राजीव दीक्षित जी का। अगर नहीं सुना है तो आप उनको यूट्यूब पे डालकर सुन सकते हैं। जैसे आयुर्वेद डालते हैं तो पहले चरक ऋषि या महर्षि वाग्भट, इनका सबका नाम भी आता है और साथ साथ उनका भी नाम आता है। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब्दुल कलाम साहब की टीम में काम किया। उन्हीं के हम सब लोग फॉलोअर्स हैं। इस देश में जो अंग्रेज़ों की व्यवस्थाएं चल रही है, उन अंग्रेज़ों की व्यवस्थाओं को स्वदेशी व्यवस्थाओं में लाने का, फिर से भारत की मानसिकता पर, भारत की मान्यताओं पर भारत को फिर से खड़ा करने का एक मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया है। पिछले 30 साल से हम लोग ये काम करते हैं। तो इसी में स्वास्थ्य चिकित्सा भी आती है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी आती है। आप सब लोग समझते हैं कि कृषि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसी तरह से अर्थव्यवस्था, उसी में आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। उसी तरह स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे देश में होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के CMO, मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये सब इसमें आते हैं। तो एक पूरी व्यवस्था जो स्वास्थ्य की चल रही है हमारे देश में, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो मगर हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो आयुर्वेदा के बेस पर थी, जिसका इतिहास आप लोग अगर देखेंगे तो जो राम भगवान के वंशज रहे होंगे, उसके भी पहले राजा दिलीप के पहले, चक्रवर्ती राजा दिलीप के पहले भी लोग जो है उस वक्त वैद्यों का, हमारे जितने भी ग्रंथ है या हमारे जितने भी किताबें हैं उनमें हमको उसका रेफरेंस मिलता है कि किसी वैद्य ने लक्ष्मण को बाण लगने के बाद में उसको मूर्छना जब आ गई, वो कोमा में चले गए, तो जाओ बुला और संजीवनी लेकर आओ। तो हनुमान जी संजीवनी लेने चले गए और फिर वैद्य सुसेन नाम था उनका। वैद्य सुसेन ने क्या किया कि उनको वो जड़ी बूटी दी और वो उठकर खड़े हो गए। कोमा की भी जड़ी बूटियाँ हमारे देश में थी। ऐसी एक पूरी लिस्ट है कि जो हम इन जड़ी बूटियों से, इन घर की दवाइयों से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो 2003 में क्या हुआ कि उसके पहले हम लोग जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में लोगों को बता देते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये जब आप पीते हैं तो ये इतने डेंजरस है कि आपकी अतड़ियों के में छोटे-छोटे ऐसे छेद हो जाते हैं। हमने कई प्रयोग किए थे इस कोका कोला के ऊपर और पेप्सी के ऊपर और इन सब ब्रांड्स के ऊपर। मेरा एक वीडियो आप देखेंगे, मदन दुबे का टाइप करेंगे, हिंदी में मैं लिखता हूँ हमेशा। मैं रहता मुंबई में हूँ, बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में। मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से हुई, मगर मैं इंग्लिश बहुत कम यूज़ करता हूँ। मुझे अपनी भाषा के ऊपर ज़्यादा गर्व है। तो हमने क्या किया कि कोका कोला और पेप्सी के अंदर एक दांत, और वो भी दांत किसका था, जो बड़े बड़े गड्ढे कर देता है ज़मीन में और बड़े बड़े पहाड़ों को भी नीचे गड्ढे हो जाते हैं, छिद्र कर देता है। ऐसे वो मुंगूस जो होता है उसका जो दांत होता है, वो दांत हमने डालकर देखा। 3 महीने के अंदर जो ये दांत गल के पूरी तरह से पाउडर हो गए। हमने कई लोगों के दांत जो मर गए थे, मृत हो गए थे, उनके दांत उसमें डालकर देखे, वो भी दांत गल गए। आप देखना कि अगर किसी बॉडी को अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए
और या फिर उसको जला दिया जाए तो पूरा शरीर जल जाता है, मगर दांत कभी नहीं जलते या ना वो डिजॉल्व होते। तो हमने कहा कि ये दांत अगर डिजॉल्व हो रहा है इसमें तो ये बहुत खतरनाक है। फिर उसकी हमने सब माहिती निकाल कर लोगों को बताना शुरू किया था और उसी का हमारे ही कार्यकर्ताओं का ऐसा एक प्रभाव रहा पूरे देश में कि 60% प्रॉफिट मल्टीनेशनल कंपनियों का हमने कम कर दिया। राजीव दीक्षित के जितने भी भाषण थे उन सब भाषणों के कारण इतनी जागृति फैल गई थी। हम जगह जगह जाकर लोगों को, बच्चों को समझा रहे थे। कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट और फ्लोराइड डाला जाता था, हड्डियों का चूरा डाला जाता था और डिटर्जेंट डालकर जो है मुंह में हम सुबह सुबह उठकर बोलते थे कि ये बहुत अच्छे हमारे ये पारिवारिक चक्र है, टिंग टिंग टिडिंग, ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट आती थी। तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम लोगों ने बंद करवाया था और हमने जब उसके ऊपर केस किया तो हमने इतना ही कहा था कि मसूड़े की बदबू, दांतों की सड़न एक पायोरिया रोग होता है और ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बिकना चाहिए। तो ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन क्यों बिक रहा है? तो इस एक मुद्दे के ऊपर ही उस एडवर्टाइजमेंट को बंद करना पड़ा। फेयर एंड लवली को जो है फेयर एंड लवली की जगह अब ग्लो है ना, वो करना पड़ा, नाम बदलना पड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने लोगों के ऊपर, लोगों तक पहुंचाई थी और कई एक्ट्रेस ने विदेशी कंपनियों के ब्रांड की एम्बेसडर बनना बंद कर दिया था। हेमा मालिनी ने लक्स की एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दी थी इन्हीं भाषणों की वजह से और इन्हीं प्रचार की वजह से। तो हमारा कहना है कि देश का जो भी पैसा है, देश की वस्तुएं अगर आप खरीदते हैं तो देश के गरीबों को उसका पैसा मिलता है, देश में काम करने वाले हाथों को उसको रोजगार मिलता है। जब आप मल्टीनेशनल कंपनियों का पैसा चीज़ें खरीदते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियों को पैसा मिलता है, वो बड़ी होती है, देश गरीब होता है। तो मैं अगर खादी के कपड़े पहनता हूँ, मैं अगर एक कुर्ता पहनता हूँ तो 9 परिवार को उसका रोजगार मिलता है, उनका पेट चलता है। तो मैं आपसे इतना ही विनती करने आया कि आप एक रुमाल तो भी खादी का खरीदना शुरू करें। हमारे देश की आसपास की जितनी भी जो गरीब लोग बनाते हैं वस्तुएं, जो सामान्य लोग बनाते हैं, 20 किलोमीटर के अंदर में, 30 किलोमीटर के अंदर में, वो सबसे ज़्यादा स्वदेशी है। स्वदेशी के मूवमेंट के बेस पर ही भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकता है। नहीं तो ये अब सोने का देश नहीं है, ये सोने वालों का देश है। तो सोने वालों का देश नहीं बनाना है हमको, सोने का देश बनाना है तो स्वदेशी के ही विचार से बन सकता है। बी भारतीय बाय भारतीय। जिस तरह से जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम डाल दिया गया और पूरा तरह से वो खत्म हो गया देश, उन्होंने, वहाँ के नेताओं ने सिर्फ एक ही मूवमेंट चलाया था, बी जैपनीज बाय जैपनीज। मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि भारतीय बने और भारतीय वस्तुएं ही खरीदें। ये पहली मूवमेंट है। वस्तुएं खरीदना इस पूरे मूवमेंट का 1% पार्ट है, मगर 99% पार्ट क्या है? तो इन व्यवस्थाओं को, जिन अंग्रेजों की व्यवस्थाओं में हम रह रहे हैं, उन अंग्रेजों की व्यवस्थाओं से निकालकर फिर से भारतीय व्यवस्थाओं में, भारतीय मानसिकता पर भारत को फिर से खड़ा करना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया 2003 से। हमारे हाथ में एक चिट्ठी लगी थी, चिट्ठी मतलब कि न्यूज़पेपर में 10वें पेज नंबर पर एक छोटी सी न्यूज़ छपी थी और न्यूज़ में क्या था कि अमेरिकन गवर्नमेंट से हमारी सरकार जो है कुछ लोन मांग रही थी। उनको 2014 तक सारे जितने भी मरीज हैं इस देश में अलग अलग बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, उन लोगों को ठीक करना था। तो हमने उस न्यूज़ का पीछा किया, सरकार से पत्राचार किए, उनको कहा कि ये इतना रुपया आप क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम 2014 तक सबको स्वस्थ करना चाहते हैं, हमारे पास में डॉक्टर कम है, तो हम ज़्यादातर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने पता किया कि सिर्फ 25,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड है 2003 में और 85 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो एक डॉक्टर अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर लोगों को देखेगा और वो ईमानदारी से अगर अपनी ओपीडी चलाएगा तो भी वो इतने लोगों को ठीक नहीं कर सकता 2014 तक। हमको इसमें कुछ षड्यंत्र दिखाई दिया और फिर हमने एक सूत्र बताया जाए कि वो सूत्रों को पालन अगर वो करेंगे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार अगर हो गए तो वो ठीक हो जाएंगे। इतने लोग बीमार हैं, इतने डॉक्टर्स हैं और उन कैलकुलेशन के हिसाब से ये इनको ठीक नहीं कर सकते और उसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनियों से लेना पड़ता है, इंटरनेशनल बैंक से लेना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है। आज आप सबके ऊपर, मगर वो कर्जा जो ले रहे हैं वो हमारी व्यवस्थाओं को अगर ठीक करने के लिए ले रहे हैं और अगर हम हमारे मुताबिक, हमारे बेस पर अगर हम
खुद को स्वस्थ रखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर ठीक करेंगे तो हम सरकार को मदद करने में ही ज़्यादा हमारा योगदान होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो बड़े बड़े जितनी भी पैथियाँ 25 पैथियाँ जितनी है उन सब से बात की कि आप इनको ठीक कर सकते हैं क्या लोगों को, इतने सारे लोग बीमार हैं। तो कितने लोग बीमार हैं? 85% लोग बीमार हैं। आज अगर 130 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या होगी तो कम से कम 90 करोड़ लोग बीमार हैं। तो आप बोलोगे इतने सारे लोग बीमार हैं, दिखाई तो नहीं देते। तो किसी को आंखों की बीमारी, किसी को बालों की बीमारी, किसी को त्वचा की बीमारी, किसी को घुटने की बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है। डायबिटीज के लिए डायबिटीज इतने फास्ट बढ़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है फर्स्ट स्टेज वाला। अब पता चल रहा है कि भारत पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, उसके बाद कैंसर के मरीज हैं, उसके बाद हार्ट के मरीज हैं। तो हम लोगों ने आयुर्वेद के कुछ लोगों से बात की जिनके पास में ऐसे सूत्र थे। 2 ऐसी बुक लिखी गई, ऐसे शास्त्र लिखे गए जिसका नाम था अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। मेरी आवाज आ रही है बराबर? अच्छी है आवाज? बहुत अच्छा। तो पता चला कि उस अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में एक ऐसे ऋषि महर्षि थे जिनका नाम था वाकभट्ट। चरक ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद बनाया, इसी चरक के वो शिष्य थे। चरक ऋषि वीआईपी लोगों की ट्रीटमेंट करते थे और उनके जो शिष्य थे वाकभट्ट जी, उन्होंने जन सामान्य के लिए कुछ सूत्र लिखे, उसमें 7000 सूत्र हैं। इन 7000 सूत्रों को मैं अगर बताऊंगा तो मुझे लगता है सर को पूरा 1 हफ्ता मुझे देना पड़ेगा। तो मैं 7000 सूत्र जो है वो बता नहीं पाऊंगा। मेरे लिए एक पूरी स्वास्थ्य कथा रखनी पड़ेगी आपको, जिस तरह से भागवत कथा होती है उस तरह से। तो मैं आपको उसमें से कुछ वीवीआईपी सूत्र बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल किए, लेबोरेटरी टेस्ट किए, उसके हमारे पास में सर्टिफिकेशंस हैं और वो पूरी तरह से जो 2500 साल पहले 3500 साल पहले लिखी हुई पुस्तक में जो लिखे थे आज भी उतने ही कारगर हैं। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बताता हूँ। इस दिनचर्या को पहला हम ठीक रह सकते हैं अपनी दिनचर्या का पालन करके बिना मेडिसिन के। फिर आपको अगर मान लो कि और अच्छा होना है और कुछ दवाइयों के नियम मैं आपको बता देता हूँ, वो दवाइयाँ आपको लेना है सर से लेकर पाँव तक, ठीक है। तो सबसे पहला सूत्र, रात को जब आप सोएंगे तो कड़वे नीम का दतून या कसेला मंजन या कड़वा मंजन या तीखा मंजन या नमकीन मंजन करके सोए। आप ध्यान रखना कि मैंने ब्रश नहीं कहा, मैंने कोलगेट पेप्सोडेंट नहीं कहा। अब आप सवेरे उठे, यहाँ से पहला सूत्र दिनचर्या का शुरू होता है। जो 3500 साल पहले का लिखे हुए सूत्र है वही सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ वाकभट्ट जी के वीवीआईपी सूत्र। अगर ये आप पालन करेंगे तो मैं गारंटी से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जितने लोगों के चश्मे लगे हुए वो सब चश्मे हट जाएंगे। 60 वर्ष तक है, आप सब लोग 14 से 60 की उम्र के पहले आते हैं, ठीक है। तो आप 14 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के लोग हैं यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, वो सब लोगों ने क्या करना है, 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना है बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए, बिना मंजन किए, बिना कुछ किए। उठे बराबर जाना है किचन में और 3 ग्लास गुनगुना पानी बराबर उसको लेकर उसको गुनगुना बनाना है। गुनगुना समझते हैं आप? कितना गुनगुना करना है? हमारे पास में थर्मामीटर है। ये जो उंगली है जिसको कृष्ण भगवान ने पूरा पर्वत उठा लिया था, इसमें बहुत ताकत है। इसको अगर आप गर्म पानी में डालेंगे और इसको अगर झटका लगने लगे, गर्म लगने लगे तो समझ लेना उतना ही पानी हमको पीना है। ये उंगली थर्मामीटर का काम करती है। तो 3 ग्लास गुनगुना पानी, पहला सूत्र। अब क्यों साइंटिफिक रीजन होगा ऐसा? तो लेबोरेटरी टेस्ट की और पी के देखा, हमारे ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो सबसे पहला प्रभाव क्या होता है? दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके पास है, सबसे कीमती। आप बोलेंगे वो कौन सी? मुझे तो पता ही नहीं, इतनी कीमती चीज है। वो कीमती चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है लार, सलाइवा, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है ये कितने रुपए का बिकता है? आप बोलेंगे बिकता भी है। तो मैं आपको जितने शब्द मैं आज बोल रहा हूं उसकी प्रूफ्स मेरे पास में है और बिना किसी प्रूफ के, बिना एविडेंस के हम लोग कभी बात नहीं करते। ये आप ध्यान रखना कि राजीव दीक्षित जी के जितने भी कार्यकर्ता और फॉलोअर्स हैं, स्वदेशी सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो विद प्रूफ ही बात करते हैं। पता चला कि अमेरिका में डॉक्टर के पास अगर कोई गया कि मेरे मुंह में लार नहीं बन रही है, तो वो बोलता है कि जाओ लार आपको परचेस करनी पड़ेगी। 10 ml की 10,000 रुपए की 10 ml लार बिकती है। 10 ml लार कितने की? 10,000 रुपये। मतलब 1 ml कितने की?
ये 1000 रुपीज़ की लार बिकती है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा बिजनेस है सर, मगर वो कैसे बेचते हैं? वो आपका डीएनए टेस्ट करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, सेम उसी से मैचिंग वाली जो लार है वो आपको देते हैं। वो कब वो बेचते हैं? जब आपकी मुंह की लार खत्म होने लगे। तो जो लार है, ऐसा कौन सा बिजनेस डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में इतना महंगा? तो ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट, फ्लोराइड और कैल्शियम और ये जो हड्डी का चूरा और ये सब डाल के जो आपको कोलगेट, पेप्सोडेंट जैसी कंपनियां बेचती है, वो ही यूज जब आप करते हैं तो फ्लोराइड और सोडियम लॉरेल सल्फेट के एसएलएस के कारण आपके मुंह की लार ग्रंथियां लार बनाना कम कर देती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मंजन करना, कसेला मंजन करना, मीठी कोई चीज मुंह में मत डालना सुबह सुबह, ये आयुर्वेद में मना किया है। इसलिए हमारे जो मंजन थे वो कसेले थे, वो नमकीन थे, वो तीखे थे, ताकि हमारे मुंह में ज्यादा लार बने। वो कड़वे थे, 60 लार बननी चाहिए मुंह में। अभी लार कितने रोगों को ठीक करती है हमने उसका पता किया, पता चला आंखों के सारे रोग ठीक होते हैं। मैंने कहा था चश्मा हट जाएगा। सुबह की लार लेनी है और काजल की तरह लगानी है, यहाँ आंखों के नीचे लगाकर 1-1.5 घंटा सो जाना है आंखें बंद करके। 3-4 महीने में अगर आपके आंखों की रोशनी नहीं बढ़ गई, आपके चश्मे नहीं हट गए, तो मेरा फोन नंबर मैं सबको देकर जा रहा हूँ, मेरा कार्ड भी है, एड्रेस भी है, मुझे आप लिख सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, सब नहीं होगा, ठीक है। आंखों के चश्मे जिनको उतारना है, और एक मैं एक्सरसाइज बताकर जाना चाहता हूँ। हम सुबह उसके आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा, नहीं तो मुझे फोन। पहला सूत्र समझ में आया? इसी सूत्र का पालन करके, ये सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है 3 गिलास गुनगुना पानी करने का, आप सबको पीना है 3 गिलास गुनगुना पानी, 3 गिलास से कम नहीं, ठीक है। और फिर देखो क्या भयंकर। दूसरा सूत्र जो है पानी का मैं आपको बता चाहूँ, पानी जब भी पिए खड़े होकर कभी मत पीना। खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटने जो है वो आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, और दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। 6 लाख का एक घुटना, 6 लाख का दूसरा घुटना, 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, 12 लाख रुपीज। तो खड़े होकर पानी पीने से आपको जो है घुटने तो चले जाएंगे, अर्थराइटिस भी हो जाएगा, और आपको जो है हर्निया हो जाएगा। दूसरा सूत्र समझ में आया? तीसरा सूत्र पानी का, पानी हमेशा बैठकर, मतलब उकड़ू आसन में बैठकर। उकड़ू आसन मतलब जिस तरह से हम गाय का दोहन करते हैं, बर्तन बीच में रखते हैं दोनों पैर के, उसको कहते हैं उकड़ू आसन। उकड़ू आसन में बैठकर अगर पानी पिएंगे तो आपको हर्निया नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगा। चौथा सूत्र, पानी गट 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 करके बहुत ज़्यादा तेजी से ना पिए, पानी हमेशा घूट घूट करके पिए, ठीक है। मतलब एक घूट मुंह में डाला, मुंह में जो लार है उसको मिक्स किया और फिर नीचे उतारा। इससे क्या होगा? जिसका जितना वजन बॉडी को चाहिए उतना ही वजन बॉडी रखेगी, एक्स्ट्रा वजन बॉडी निकाल देगी, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी फास्ट। आपको अगर स्लिम एंड ट्रिम रहना है तो घूट घूट करके पानी पीना शुरू करो। हर जानवर घूट घूट करके ही पानी पीता है। जिसकी जीभ है, जिसको चोंच दी है, वो देखो चोंच, चिड़िया जो है वो मुंह में लेती है, ऐसे ऐसे करती है, फिर मुंह में डालती है, पेट में डालती है, वो मुंह अपने मुंह की लार मिक्स करके डालती है। जो जीभ से चाटने वाले जानवर है वो देखो ऐसे चाट चाट कर पानी पीते हैं। यही लार जो है कितनी महत्वपूर्ण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुंह में जानी चाहिए पूरे दिन भर में। एक तो महंगी है, आपको उसका मोल मैं आज बताया, मैंने आपको 10,000 रुपये की 10 ml, क्योंकि आप लोग BCA और BBA के स्टूडेंट हैं, आपको ये मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो पता चला कि आपको अगर कोई भी त्वचा का रोग हो गया, ये सारे त्वचा के रोग जो है इसी लार से ठीक हो जाते हैं। हर जानवर अपने आप को जख्म कैसे ठीक करता है? चाट चाट कर ठीक करता है। मैं तो आप अब देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको सिखाया गया कि मनुष्य यह एक प्राणी है। अब अगर बुद्धिमान शब्द अगर हटा दिया जाए तो प्राणी तो है, मनुष्य यह एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान शब्द हटा तो प्राणी ही है हम, तो हम चाटेंगे नहीं, हम लार लेंगे और उस जख्म को लगाएंगे। या फिर हमको अगर जैसे सोराइसिस हो गया, बहुत भयंकर रोग है, सोराइसिस में जगह जगह पर एक आपको जो है जख्म होने लगते हैं, गीला और सूखा सोराइसिस होता है। इसी सोराइसिस को जब तक आप मलहम लगाते हैं वो ठीक होता है, जब आप उसको नहीं लगाते तो वो फिर से उभर कर आ जाता है। तो उस जगह पर आप अगर इस तरह ये कभी ना पिए। आइसक्रीम का नाम लेते ही सब लोग नाराज हो गए, ओ सर क्या बता रहे, इतनी हमारी मनपसंद जो चीज़ है वो हम आप कैसे आप बंद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेरा काम है आपको समझाना, टेम्परेचर में बॉडी का टेम्परेचर जब होता है और 0 टेम्परेचर की जाती है तो पेट में जाते ही जो है स्टमक बोलता है
ये जीरो टेम्परेचर वाली चीज आई कहाँ से? किसने डाली? चीज ठंडी हो जाएगी, पहले स्टमक ठंडा होगा, फिर चेस्ट ठंडी होंगी, पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ ठंडे हो जाएंगे, किडनी ठंडी हो जाएंगी, ब्रेन ठंडा हो जाएगा और हार्ट ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो गए। और फिर ठंडे होने के बाद में आपके घर के लोग बोलेंगे ये ठंडी चीज को जल्दी निकाल दो घर से, आपके चाहने वाले भी आपको नहीं रखेंगे। तो होता क्या है? हार्ट फेल, ज्यादा काम करके मुंह में आइसक्रीम को गर्म करो, फिर पेट में डालो। उससे अच्छे बासुंदी क्यों ना खाने, उससे अच्छी रबड़ी क्यों ना खाने, गर्म करके खानी है। हमारे देश में खाना खाते समय पानी ना पिए, पहले पीना है तो 48 मिनट पहले। हाँ, 48 मिनट पहले। ये सब लोग एक दूसरे से बात करें, मैं तो बहुत पीती हूँ, मेरे पास तो बोतल भरा ही होता है, मेरे पास तो बर्तन ही भरा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। 48 मिनट का समय उस वक्त हमारे देश में मिनट्स नहीं थे, 3500 साल पहले पल थे, प्रतिपल थे। हमारी इकाइयां समय को गिनने की बहुत अलग अलग थी, जो आज अंग्रेजों ने सिर्फ सेकेंड, मिनट्स और आवर्स 24 आवर्स में उसको रख दिया है। इन्होंने जब कहा तो जो प्रतिपल हमने गिने, उस प्रतिपल में 48 मिनट होते हैं। खाने के पहले अगर आपको पानी पी लेना है तो 48 मिनट पहले। खाना खाते समय अगर पानी पीना है तो दो अनाज के बीच में, मान लो कि आप चपाती खा रहे हैं गेहूं की और चावल शुरू कर रहे हैं, तो दूसरा अनाज हो जाएगा, चावल दूसरा अनाज है, तो दूसरा अनाज शुरू करने के पहले एक घूंट पानी, और पूरा भोजन होने के बाद में मुंह में जो अनाज बचा हुआ है उस अनाज को साफ करने के लिए एक घूंट पानी, और पूरा जो पानी पीना है वो 1.5 घंटे के बाद। क्यों ऐसा कहा 1.5 घंटे के बाद? पता चला कि आपका भोजन जो आप करते हैं वो भोजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन को पचाना इंपॉर्टेंट है। जब आप भोजन नहीं करते, 32 दांत चबाने के लिए दिए हुए हैं, मुंह में ही जब आप भोजन करते हैं तो पेट में पूरा अनाज जाता है, वो मिक्स हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। 2-4 बार आप चबाते हैं और उसको पेट में डाल देते हैं। 32 बार नहीं चबाते, 32 दांत उसी के लिए दिए चबाने के लिए, मगर हम भूल जाते हैं कि 32 बार चबाना है, हम कमांड ही नहीं देते। तो दांतों का काम हम हाथों से लेते हैं। तो हमको क्या करना है, पेट में जब वो जाता है अनाज 2-4 बार चबा के तो खिचड़ी बन जाता है, फिर उसको वो मेल्ट होता है गर्मी से मेल्ट होने के बाद उसका रस बनता है, और रस बनने के बाद में ही रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, सब त्वचा बनेगी, सब बनेगा, कैल्शियम बनेगा। मगर जो लोग खाना खाते समय पानी पीते हैं तो उनके शरीर में डेवलप होते हैं 103 प्रकार के जहर, जिसमें से वेल नोन जहर जो आप जानते हैं वो है ट्राइग्लिसराइड्स, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यूरिक एसिड, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर आपके शरीर में बढ़ गया, आप चक्कर आके कभी भी गिर सकते हैं, टॉक्सिनेटेड बॉडी होगी आपकी। और ये क्यों हो रही है? खाना खाते समय पानी पीने से। जो व्यक्ति खाना खाते समय पानी पीता है, उसके ऊपर आपने एक हंडी रखी अनाज की दाल पकाने की, और उस जो ज्वाला जली उसको पानी डाल के बुझा दिया। तो आप यही कर रहे हैं, आपकी जो जठर अग्नि है उसको भड़कने नहीं दे रहे हैं, उसको आप मेल्ट नहीं करने दे रहे, और उसका रस नहीं बन रहा है, और आपको एसिडिटी, इंटेस्टाइन कैंसर, अल्सर, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, और वो तभी पानी पी सकता है इंसान जब वो 32 बार कमांड देता है दांतों को। ज्यादा देर नहीं लगता खाना खाने के लिए, आधा घंटा बहुत हो गया। मुझे लगता है आपकी रेसेस आधा घंटा या 45 मिनट्स की तो होती होंगी लंच टाइम की। आप उस वक्त आधा घंटा बैठकर आराम से बिना बात किए पानी खाना खाइए। मुंह बंद करने के लिए हमारे पूर्वज क्यों बोलते रहे हैं? क्योंकि खाने के साथ में जब पेट में हवा जाएगी वो जानी नहीं चाहिए। 5 उंगलियों से खाने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व जो है आकाश, वायु, हवा है ना, ये जल, ये सारे तत्व जो है ये मुंह में एक साथ जाने चाहिए। तब जाकर बोला है कि आप आलती पालती, और भोजन कैसे करें? आलती पालती मारकर, खड़े होकर कभी नहीं। आलती पालती मारकर जो भोजन करता है उसके शरीर में जो रस बनते हैं, जो सारे विटामिन्स डेवलप होते हैं, वो सारे विटामिन्स एक साथ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये सूत्र क्या है कि जब भी आप सुबह का भोजन करें, सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर, 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपका भोजन हो जाना चाहिए, नाश्ता नहीं का। क्योंकि आपकी जठर अग्नि इतनी तीव्र होती है कि 12-1 बजे तक वो पूरा डाइजेशन हो जाता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता है आगे, वैसे वैसे उसकी
तीव्रता के साथ साथ आपकी जठर अग्नि भी भड़कती है और आपके भोजन को वो पचा देती है। तो ये जो था, ये जठर अग्नि जब आपकी भड़की हुई है वो ज्यादा एक्टिव है, उसी वक्त अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, जो खाना है वो खा लेंगे, पत्थर भी खा लेंगे तो भी पच जाएगा इस समय सुबह। इसलिए सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर भोजन करने का प्रावधान बताया है। शाम को अगर भोजन करना है तो सूर्यास्त के पहले, क्योंकि सूर्य नहीं है, सूर्य की अग्नि से हमारी जठर अग्नि जुड़ी हुई है। अब अगर आप 7 बजे के बाद में अगर भोजन करेंगे तो एक एक अंग जो है वो अपना काम करना बंद करता है। 7 बजे से 9 बजे तक जो है छोटी आंत अपना काम करना बंद कर देती है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर देती है। उसके बाद जो है 11 बजे से जो है किडनी के फंक्शंस कम हो जाते हैं। उसके बाद 1 बजे से लेकर हार्ट के फंक्शन कम हो जाते हैं, 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी हार्ट अटैक आते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के वक्त आते हैं। तो ऐसा इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को रोकती नहीं है, वो उसको खुलकर बताती है महिलाएं, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आते। पुरुषों को आते हैं क्योंकि होता क्या है कि मान लो कि हमारी बहन की शादी हुई, हम बात करते हुए हमारी बहन की अगर शादी हुई और हम बहन से मिलने के लिए गए तो माँ रोती है, हमारी दूसरी बहन भी फूट फूट कर रोती है, यानी कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मगर पिताजी और भाई नहीं रोते। वो अपने अंदर के उस भावना को रोकते हैं। और आयुर्वेद के सूत्रों में बताया है कि 14 वेग है हमारे शरीर में, 14 वेग है। इन वेगों को ना कभी रोको और ना ही कभी इसको जबरदस्ती लो। तो वेग कौन से हैं? हंसना एक वेग है, और जबरदस्ती हंसना उस वेग को जबरदस्ती लेना। मान लो कि किसी ने आपको जोक बताया मगर आपको पसंद नहीं आया, मगर वो आपका बॉस है और आपको हंसना ही चाहिए इसके लिए, तो आप अगर हंसने लगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां तैयार हो जाएंगी शरीर में। जबरदस्ती ना हंसे। आजकल जो है लाफिंग क्लब खुल गए हैं, हा 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 हा, वो जबरदस्ती हंसते हैं। अगर जबरदस्ती अगर हंसेंगे तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह इतने राक्षसों की आवाज कैसे आ रही है। तो जबरदस्ती ना हंसे, मगर जब भी आपको हंसी आ रही है, चाहे दुनिया का वहां पे कोई भी बड़ा इंसान बैठा हो, आप जरूर हंसे। तो रोने का अगर आपको मन कर रहा है, दूसरा वेग है, आप बात करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, किसी की बात सुनकर तो आप जरूर रोइए, अपने आंखों से आंसू जरूर निकालिए, अपने मन को हल्का जरूर करिए। तीसरा वेग है प्यास लगना। प्यास अगर लगी है तो पानी जरूर पिए। भूख लग रही है तो जरूर। अब भूख नहीं लग रही है तो भी बहुत सारी चीजें अपने पास रखी हुई घर में, काजू भी रखे हैं, बादाम भी रखी है, सेंगदाने भी रखे हुए हैं, सब रखा हुआ है, जाते आते जाते खा रहे हैं। ऐसा कभी मत करो, पूरे खुद जाना चाहिए। 3 के बाद चौथा बार कभी नहीं जाना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। अगर आप इन सब सूत्रों का पालन करेंगे, और इसमें से VVIP सूत्र कौन सा है? खाना खाते समय वाले जो पानी पीने के जो सूत्र है, और सुबह वाले जो सूत्र है बैठकर पानी पीने के सूत्र है। जो पानी के सूत्र अगर आपने पालन कर लिए तो मुझे आप बताना कि आपके अंदर कितने चेंजेस हुए। और अगर आपको ये सूत्र अभी याद हो गए होंगे, बहुत सिंपल सूत्र है, आपको अगर पता चल गए हैं तो आप भी इस मोमेंट में हमसे जुड़िए। हमने एक स्वास्थ्य सद्भावना मिशन शुरू किया है, अपने चिकित्सक स्वयं बनाने वाले एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है। हम लोगों को अपने चिकित्सक खुद बना देना चाहते हैं, खुद के चिकित्सक खुद बने। तो जब आप ये लोगों को समझाना शुरू करेंगे और लोगों को बताना शुरू करिए कि बैठकर पानी पियो, घुट-घुट करके पानी पियो, खड़े होकर पानी मत पियो, खाना खाने के पहले 48 मिनट पहले पानी पियो, दोनों अनाज के बीच में एक घुट पियो, पूरा खाना होने के बाद में एक घुट पानी पियो, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम जैसी चीजें मत खाओ पियो, वो तो नहीं हो सकता है ऐसा। तो चिल्ड वाटर ये सब मुंह में गर्म करके पेट में डालो, ठीक है, इतना नियम आप करो, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जो है ना किसी भी चीज का, पूरे मान लो आपकी 6 फीट की अगर हाइट है तो सिर्फ 3 इंचेस तक ही टेस्ट है। ये 3 उंगली जहां तक जाती है इतना ही टेस्ट है, इसके बाद में पूरे शरीर में कहीं टेस्ट नहीं। 3 इंचेस के टेस्ट के लिए हम पूरी बॉडी को खराब क्यों करें? सेना इसको चला रही है। फिरोजाबाद में हमारे अध्यक्ष है श्री विनय शर्मा जी, और हमारे साथ में महासचिव हमारे देश में जो है हमारा एक मिशन चल रहा है, विदेशी वस्तुओं को आप जितना
कम कर सके, अपने जीवन से पूरी तरह से समाप्त कर सके, ऐसा कुछ प्रयास करिए तो लोगों को, गरीब लोगों को ये चीज़ मिलेगी। तो आपको ये समझ में आया? मैं अभी एक गीत गाऊंगा, मेरे बाद में आप लोग रिपीट करिएगा, इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। और मैंने आपने जितने लोगों के नाम सुने होंगे मुंबई में, उन सबको मेरे म्यूजिक में भी रिकॉर्ड किया है। मेरे कई एल्बम्स हैं, मगर मैं बहुत अच्छा सिंगर भी हूँ, मैंने कई एल्बम्स अपने बनाए हैं। मैं आपको जो है, आपको गीत सुनना है ना? बिल्कुल नहीं, जो लोगों की चोला गाने की जरूरत है। तो मैं एक बार गाऊंगा, जो ये लिखा है पंडित बिस्मिल जी ने, ये गीत लिखा हुआ था, मैंने संगीतबद्ध किया हुआ है। मेरे बाद में आप रिपीट करना। इस गीत को गाने रिपीट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि स्वदेशी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी व्याख्या है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। महिलाओं की आवाज क्यों नहीं आ रही पता है? क्योंकि मैंने सिर्फ भगत सिंह और अशफाकुल्लाह की बात की, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रिका स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी।
क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता ज्ञान। व्याख्यान और इतना सुंदर गीत सुनने को मिलेगा तो यकीन मानिए मैं सुबह से ही डॉक्टर साहब को बुला लेता और कम से कम 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। बहुत जगह डिग्री कॉलेज में हमने देखा है, कॉलेज होता है, स्टाफ होता है, बिल्डिंग होती है, लेकिन अगर नहीं होता तो वहाँ छात्र नहीं। मैंने कहा यहाँ बिल्डिंग पुरानी, अध्यापक भी हम लोग जो है सो लेकिन छात्र बहुत उम्दा हैं, छात्र नंबर 1 है। निश्चित रूप से आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं जो चाहता था, मैंने जैसा डॉक्टर साहब को बताया था उसको आपने सिद्ध कर दिया है। इसके लिए एक बार अपने मेरी तस्वीर के मनके हैं, तस्वीर कहते हैं माला को, मेरी तस्वीर के मनके हैं, नजर से फिरते रहे और इबादत देखिए आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर मदन द्विवेदी, बॉम्बे से हैं और आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दीक्षित जो स्वदेशी मंच आपने जिनके वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, नाम सुना। गर्व और गौरव की बात यह है कि राजीव दीक्षित श्रीनगर मोहल्ले में रहे थे। स्वास्थ्य में बहुत वीडियो में उनके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो अभी अभी डॉक्टर साहब का एक 45 मिनट का कार्यक्रम यहाँ हुआ था और एक बहुत सुंदर उनका गीत भी हुआ। आप 15 तरह के वाद्य इंस्ट्रूमेंट बजा, आवाज जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारी लगेगी। उस टोटल कार्यक्रम के लिए अगर कहा जाए, अभी जो 45 मिनट का कार्यक्रम हुआ तो हम लोगों ने सुना होता तो पूरे 100 के 100 देता। अगर मैं मुंतजिम होता तो पूरे 100 के 100 देता, न जाकर के अलग देता, न भाषण के माथे बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। ग्रेजुएशन करके आते हैं मास्टर लेवल के, उनको मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। मुझे पढ़ाते पढ़ाते जो है करीबन 20 साल हो गए और मैंने दुनिया भर के कई बड़े बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाया है। आज मैं फिरोजाबाद पहली बार आया, मुंबई से पहली बार आया और मुझे पता चला कि राजीव जी का जो जन्म स्थल था, राजीव दीक्षित जो है वो यहीं पर रहे। तो मैं फिरोजाबाद को ढूंढते हुए ये विनय भाई मुझे लेकर आ गए यहाँ पर, फिरोजाबाद में रहते हैं। तो हम लोग एक मूवमेंट चलाते हैं इस पूरे देश में और वो मूवमेंट है स्वदेशी का मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब क्या है? जो हमारी विचारधारा हो, बनाते हो, उन वस्तुओं का उपयोग करना हो और उन स्वदेशी व्यवस्थाओं में जीना हो, वो सारी चीजें स्वदेशी। आप कभी विवाद ना पड़े, ऐसी ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो
ये पूरा स्वदेशी का मूवमेंट 80 के दशक से चल रहा है, मगर मेरा जुड़ना इस मूवमेंट से तब हुआ जब मैं 12 साल का था। मेरा जन्म स्थान है महात्मा गांधी का जो 30 उनका जन्म हुआ वो पोरबंदर में, दूसरा जो है वो रहे साबरमती में, और तीसरा जो था कि मुझे फिरोजाबाद आने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ, विनय भाई ने कहा कि आप फिरोजाबाद आइए मदन भाई, यहाँ पे राजू भाई 5 में रहे और करीबन 20 साल तक उनका परिवार इसी फिरोजाबाद में रहा, तो दुनिया भर के लोग फिरोजाबाद आने वाले हैं। जिस तरह से मैं आया हूँ मुंबई से फिरोजाबाद में, वैसे ही दुनिया भर के लोग राजीव दीक्षित को ढूंढते हुए फिरोजाबाद आने वाले हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि फिरोजाबाद को अच्छी व्यवस्था वाला शहर बनाए। विचार से वो काम में आ सकता है और वो है स्वदेशी का विचार, राजीव दीक्षित का विचार। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमको कोई भी काम अगर करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी होता है, अच्छा शरीर होना जरूरी होता है। अगर आप बीमार होंगे तो कभी भी किसी के लिए अच्छा काम कभी नहीं कर सकते। बीमार व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में सोचता है, वो पड़ोसी के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में कभी सोच नहीं सकता। तो ऐसे सुदृढ़ लोगों को कैसे तैयार करना, उसके लिए हम एक मूवमेंट चलाते हैं, स्वास्थ्य सद्भावना मिशन। जगह जगह जाकर हम लोगों को अपने डॉक्टर खुद बन जाए ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। अब आप बोलेंगे क्या खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं क्या? उसके लिए हमको BBA छोड़कर, BCA छोड़कर, MBA छोड़कर MBBS ज्वाइन करना पड़ेगा। बात पता चली कि इस देश में 85% लोग बीमार हैं। आज भी 85% लोग बीमार हैं इस देश में। करीबन 90 करोड़ लोग बीमार हैं अलग अलग व्याधियों से। किसी को कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है, किसी को घुटने की शिकायत है, किसी को डायबिटीज की है, किसी को हेयर फॉल की है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ऐसी पूरी अगर लिस्ट निकाली जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा अगर देखा जाए तो 90% लोग इस देश के बीमार हैं। तो बाकी स्वस्थ जो है वो क्या खा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, कि आपका शरीर की प्रकृति क्या है, कफ की है, वात की है या पित्त की है। कफ बढ़ जाता है तो कफ वाले रोग होते हैं, वात बढ़ जाता है तो वात वाले रोग होते हैं, पित्त बढ़ जाता है तो पित्त वाले रोग होते हैं। तो जब आपने पहला शरीर को जान लिया तो दूसरा सूत्र है भोजन को पहचान लो कि अब मुझे प्रकृति के हिसाब से कैसा भोजन करना चाहिए। शरीर को डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, मगर पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन भी डाल देते हैं, केरोसिन से भी गाड़ियां चल रही है। पता चला हम सब लोग केरोसिन ही खा रहे हैं। उसी गाड़ी के जैसा हश्र हो रहा है जिस तरह से केरोसिन से चलने वाली गाड़ी का होता है, धुआं ही धुआं निकल जाता है, पूरा इंजन खराब हो जाता है। कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द आए, क्योंकि अंग्रेजों की ऐसी भाषा जिसको सिर्फ 200 देशों में से 25 देश बोलते हैं, बाकी देश नहीं बोलते। बाकी देश अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं। जापान अंग्रेजी नहीं बोलता, मगर उसका पैसा, उसका जो डॉलर है वो जापानीज डॉलर दुनिया को कॉम्पीट करता है। चाइना में अंग्रेजी नहीं चलती, मगर वो उसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया को कॉम्पीट करती है। जर्मनी में 85 रुपए का हो गया। और हम जब हमारे देश के भाषा के ऊपर गर्व नहीं करते, हेड लेडी ऑफ द ब्रोथेल, मतलब वेश्या घर को चलाने वाली मुख्य महिला। तो ऐसे शब्द जिनका इतिहास हमको नहीं पता, उन शब्दों को हम लोग यूज करने लगे क्योंकि हम मॉडर्नाइज बनना चाहते हैं। हमारे ऐसे शब्द हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे देश में मिसेज शब्द जो है उसके लिए बहुत अच्छा शब्द था। मिसेज शब्द का हमारे पास में जो हम लोग यूज करते उसके श्रीमती, मैडम के लिए श्रीमती, ताई जी हम लोग बोलते थे, भाई जी हम लोग बोलते थे स्कूलों में, ताई जी। ताई जी जब बोलते थे तो ता मतलब आ और ई मतलब ई, आ ई की हमारी मुंह खुलता था। पता चला कि श्रीमती मतलब लक्ष्मी और मती मतलब सरस्वती। जब हम किसी महिला को श्रीमती शब्द लगाते हैं तो हम साक्षात उसको लक्ष्मी और सरस्वती का दर्जा देते हैं। और ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द ही हमारे विचार बनते हैं और यही हमारे कर्म बनते हैं। वहीं से भगत सिंह, राजगुरु, दे आर इंडियन। और हम बहुत फक्र से कह रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के हृदय के ऊपर, प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी भारतीय क्यों नहीं?
चाइना चाइना होता है, जापान जापान होता है, अमेरिका अमेरिका होता है, लंदन लंदन होता है, ब्राज़ील ब्राज़ील होता है, जर्मनी जर्मनी होता है, भारत भारत क्यों नहीं? धा मतलब हाल मतलब ज्ञान, और रत मतलब लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ देश मतलब भारत। ताली बजा सकते हैं? तीन ऐसी लकीरें हैं, हाथ खुरदरा है, मंजन भी खुरदरा था। जब यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से दांत के ऊपर घिसाई होती थी, ये पॉइंट था ज्ञान चक्षु खोलने वाला, ज्ञान मुद्रा में हम लोग बैठते थे। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी जो ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन की प्लास्टिसिटी में डेवलपमेंट होती है, वो खुलती है। ज्ञान अर्जित होने के लिए उसको खुलना बहुत जरूरी होता है, ये ज्ञान मुद्रा का पॉइंट है। मगर हमने क्या किया, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ गई, ब्रश और पेप्सोडेंट कोलगेट जैसी, जो अंग्रेजों की थी, जिनका पेट साफ नहीं होता, उनके दांतों के ऊपर पीली लेयर बन जाती है। उस पीली लेयर को हटाने के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट और फ्लोराइड, ये दो ऐसे मिक्स किए हुए और डिटर्जेंट डाला हुआ ऐसे पेस्ट बनाती है पेप्सोडेंट और कोलगेट कंपनियां, और वही आप सुबह सुबह जो है हड्डियों का जो चूड़ा है मुंह पे लगाते हैं, और आप बोलते हैं कि वाह वाह भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दे देना, हड्डी का चूड़ा लगा। और ये जब आपके मुंह में जाता है तो आपकी जो लाल ग्रंथियां होती है, उस लाल ग्रंथियों को खत्म करता है। मैं आपको कुछ सूत्र बताने के लिए आया, मैंने इसके पहले भी कुछ आपके जो साथी थे, मगर ये कहीं भी खड़ा, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है वातावरण, जहाँ पर 1 किलोमीटर भी कोई निकलता तो उसको डंडे से पीटा जा रहा था, मगर ऐसी जगह पे भी करते हुए वो थे कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हम लोगों ने ऐसी डेवलप की कि आप जो है उस इम्यूनिटी को डेवलप करें। और कैसे करेंगे? चलते फिरते कर सकते हैं। पहला ही सूत्र, 14 से कम वर्ष की उम्र के लिए 1.5 से 2 ग्लास, और 60 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए 2 से 2.5 ग्लास। ठीक है, गुनगुना पानी है, तांबे के बर्तन का पानी। अब जब आप ये पिएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पहली लार आपके पेट में जाती है, ये आपके शरीर को न्यूट्रल करते जाती है, अल्कलाइन बनाते हुए जाती है। जिसका शरीर अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, वो कभी बीमार नहीं गिरता, उसके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं होते। अब हम टॉक्सिन्स कैसे निर्माण कर रहे हैं? हम अनाज शनाज कुछ भी खा रहे हैं, जब समय मिला वो खा लेते हैं। तो हमारे शरीर को जान लेना है, हमारे भोजन को पहचान लेना है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पेट साफ रोग माप जो है ना, ये हमारे महर्षि बोल चुके हैं। तो पता चलता है कि ये अगर उस बिजनेस को रोकोगे तो ही और अच्छा बिजनेस कर सकोगे। तो जो है वो आपको पेट के शरीर के सारे रोगों को ठीक करने के लिए कारगर है। दूसरा सूत्र, यही लाल क्या करती है मैं आपको बताता हूँ कि जिनको चश्मे लगे हुए हैं, काजल की तरह ही तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपके चश्मा जो है वो खराब, वो निकल जाएगा। ये जो दोनों को मैं रिपीट करवाने लगाऊंगा, और इनको सपोर्ट करने वाले हंसी मजाक में उनको सबको करवाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ। एक घुटने के, दूसरे घुटने के 6 लाख रुपए। आर्थराइटिस कभी नहीं होता जो बैठकर पानी पीता है। तो आपको अगर आप खड़े होकर अगर पानी पिएंगे तो 12 लाख रुपए का नुकसान होगा आपको, क्योंकि आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको ये व्यापार समझाने आया हूँ, नुकसान समझाने आया। पेट बोलता है कि भैया ये मैं लाऊं कैसे, मेरे पास तो इतना सही खून है। तो इधर उधर का खून जो है वो ब्रेन जो है उसके पास से भेजता है, पेट में भेजता है, और फिर वो गर्म होता है। बार बार अगर ये खून आप बार बार पेट में जाएगा और उसको गर्म करने के लिए उस खून की एनर्जी ये होगी, तो आपके यहाँ से ब्लड फ्लो जो है जाने वाला है हार्ट से, वो प्यूरिफाई होकर तो इसके पंपिंग्स बढ़ जाते हैं हार्ट के। हार्ट अटैक का मेन रीजन है ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कुल्फी और फालूदा, और चिल्ड वाटर फ्रीज में का पीना। भोजन करने के पहले तुरंत नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय अगर पीना है तो 2 अनाज के बीच में, मान लो कि आप ज्वार की रोटी खा रहे हैं या गेहूं की रोटी खा रहे हैं और उसके बाद चावल शुरू कर रहे हैं, तो चावल दूसरा अनाज है और पहला अनाज आपने खत्म कर दिया है। पहला अनाज से दूसरा अनाज पे जब आप जाते हैं चावल शुरू कर रहे हैं, पूरा हो जाए तो मुंह में जो अनाज बचा है उसको साफ करने के लिए सिर्फ 1 घूंट पानी मुंह में डालें और मुंह को हिलाएं और फिर वो पेट में डालें। क्योंकि पानी क्या करता है, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो वो भोजन को सड़ाता है, और सड़ाने के बाद पेट में एसिड निर्माण होता है और आपकी बॉडी पूरी एसिडिक हो जाती है, और उसी से यूरिक एसिड बनता है, उसी से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, उसी से एलडीएल बनता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी से VLDL बनता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपका जो 103 विष आपके शरीर में निर्माण होते हैं।
ये 103 विष ही आपको बीमार करते हैं। तो आप अगर भोजन करते समय इन पानी के नियमों का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको मैं गारंटी से बताता हूँ कि आपकी बॉडी पूरी अल्कलाइन होगी, आपको एसिडिटी, अल्सर, इंटेस्टाइन कैंसर की बीमारियां कभी नहीं होंगी। अगला सूत्र बताता हूँ, ये पानी के सूत्र मैंने आपको बताया था ना, खाना खाने के पहले अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पहले पीना, 2 अनाज के बीच में पानी पीना, पूरा अनाज खत्म होने के बाद में 1 घूंट पानी पीना, पूरा पानी जो पीना है वो 1.5 घंटे के बाद पीना। तो 1.5 घंटे के बाद क्यों बोला? क्योंकि जो पेट में अनाज गया उसको पानी में रूपांतरण होने के लिए, ऐसा तो नहीं कि चावल बह रहा है मेरे शरीर से, ये दाल बह रही है, सब्जी बह रही है, ऐसा नहीं होता है। जब पेट में पूरा अनाज जाता है उसकी खिचड़ी बनती है, उसका मलीदा बनता है, उसका पेस्ट बनता है, उस पेस्ट में से रस निर्माण होते हैं, वो रस ही आपका रक्त बनाते हैं। जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जब ये अनाज सड़ता है, वो पचता नहीं है, तो उसमें से 103 ऐसे जहर निर्माण होते हैं जो आपको विविध रोग निर्माण करते हैं। तो खाना खाते समय पानी नहीं, मगर आपको अगर खाना खाते समय पानी पीने की अगर आदत है तो आदत उन्हीं को होती है जो चबा चबा कर खाना नहीं खाते। 32 दांत दिए हैं चबा चबा कर यहीं पर पेस्ट बना लेने के लिए, ना कि 2-4 बार चबाया, दाल भी गई, सब्जी भी गई, रोटी भी गई, चावल भी गया, फिर खिचड़ी बन गई, फिर गरम उसको पेट कर रहा है, उसका पेस्ट बना रहा है। मुंह में से ही अगर आप पेस्ट बनाकर अगर पेट में डालेंगे तो उसकी 2 स्टेप्स माइनस हो जाएंगी पेट की। कब हो जाएंगी? पेस्ट बनाकर भोजन को पेट में नहीं डालते, उन्हीं के पेट बाहर निकलते। तो ये सूत्र मैंने बताया आपको भोजन के, कि भोजन करते समय क्या करना है। अच्छा, एक और सूत्र बताता हूँ, ये पानी के सूत्र मैंने बताया, भोजन का सूत्र बताता हूँ। भोजन को कब करना चाहिए? भोजन को सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, भरपेट भोजन, क्योंकि इसका संबंध आपकी जो जठर अग्नि है उसका सूर्य की किरणों से संबंध, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है उसका तेज बढ़ता है, वैसे वैसे आपका डाइजेशन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि शाम का भोजन जब आपको करना है तो सूर्यास्त होते होते आप कर लो, 7 बजे के बाद में भोजन मत करो। मगर हम क्या करते हैं? अंग्रेजों के जैसा खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद में दोपहर को जब सूरज जो है पूरी अपनी रोशनी खत्म कर देता है, दोपहर को 1 बजे खाना खाते हैं। फिर जब वो शाम को 4 बजे फिर से थोड़ा सा खाएंगे, चाय बिस्किट खाएंगे, और रात को 9 बजे जो फिर से खाना खाएंगे। आप बोलेंगे कि 2.5 घंटे के अंदर अगर हम भोजन कर लेंगे, सर हमको बहुत भूख लगेगी, बिल्कुल नहीं लगती। 8 घंटे के बाद में ही शरीर को दूसरे भोजन की आवश्यकता होती है। आप अगर 9:30 बजे अगर खाना खाएंगे तो दूसरे भोजन की आवश्यकता आपको 5:30 बजे 6 बजे पड़ेगी, तब तक आप कॉलेज से घर चले जाएंगे। पता चला कि इन सूत्रों को जब आप पालन करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ते। मैंने पानी के सूत्र बताया 8 सूत्र, भोजन के सूत्र बता रहा हूँ कि 2.5 घंटे के अंदर आपको भोजन करना है, भरपेट खा लो, जितना हेवी खाना है खा लो, आपको 8 घंटे के बाद ही दूसरे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। दोपहर को अगर लगती है तो थोड़ा सा खा लो। जिस देश में सूरज नहीं होता है उस देश के लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हमारे देश में सूरज है 10 महीने, पूरे यूरोप में सूरज सिर्फ 2 महीने, वहाँ का टेम्परेचर 16 से 22 तक ही होता है। हमारे देश में टेम्परेचर जो मैक्सिमम जाता है 46-50 तक जाता है। 85% भोजन को पचाने का काम हमारा सूरज करता है, हमको सिर्फ 15% काम करना है। ये 15% के लिए मैं आपको ये सारे सूत्र बताकर जा रहा हूँ। ऐसा भोजन विष प्रमाण, विष के समान, मतलब कि आप अगर, हमने देखा कि ऐसा कौन से बर्तन है हमारे देश में आ गए जिसको सूरज की किरणें नहीं लगती और हवा का स्पर्श नहीं होता, तो सबसे पहले नाम आया कुकर। जो व्यक्ति कू करके कुत्ते के जैसा भरना चाहता है उसके लिए कुकर का अनाज बनाया। कुकर में समय बचता है, मगर ये अंग्रेजों ने हमको दे दिया। कुकर बना है एल्यूमिनियम से, हमने आईआईटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स को लगाया कि भैया इसमें से निकालो कि इसमें कितना अनाज बचता है, इसमें कितने विटामिन बचते हैं, कितने कोएंजाइम्स बचते हैं, कोविटामिन बचते हैं, इसकी लिस्ट दो। उन्होंने बिना नाम बताए हमको बताया कि भैया आपने अगर हमारा नाम बता दिया तो कुकर कंपनी हमको मार देगी, आप बताइए। 100% विटामिन सब खत्म हो जाते हैं, 87% विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से बर्तन थे जिसमें हमारे देश में बेस्ट ब्रेन बने, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने इतने आविष्कार किए? ऐसे क्या वो खाते थे, कौन से बर्तन में खाते थे? तब कुकर नहीं था, तो कुकर लाया क्यों? तो हमारे देश में जो है अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में बॉक्साइट की बहुत सारी खदानें हैं। बॉक्साइट एक मेटल होता है, मगर हम उससे कुछ बनाते नहीं थे क्योंकि वो बहुत हजार्डस है। वो यहाँ से लेकर गए बॉक्साइट को अपने लंदन, ब्रिटेन लेकर चले गए। उन्होंने देखा कि इससे क्या होता है, इसको क्या बना सकते हैं। उन्होंने कहा इससे एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है, ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा मेटल है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर इसको हम हवाई जहाज में यूज करेंगे, एयर प्रेशर के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यूज करेंगे, कंपनियों भी यूज करेंगे। उन्होंने उसमें उसके बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए, उसके एयर कंटेनर्स बनाए। मगर उन्होंने बोला कि आप बताओ कि इसमें अगर खाना पकाया जाए तो क्या हो, इसमें अगर खाना रखा जाए तो क्या है, और उसमें
जाएगा उस व्यक्ति को सबसे पहले होगा दमा, अस्थमा, फिर ब्रोंकाइटिस, फिर टीबी। 3 प्रकार के XDR मतलब एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस दिया तो आप सबको टीबी हो जाएगा। ऐसे टीबी के प्रकार है ये तीनों चीजें। और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, XDR, TDR, MDR ये सब होते हैं इसी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से। तो आपके घर में भेज दिया, अंग्रेज लेकर आके गुड़ खाते थे, काला गुड़। वहां पर जो है हवा आर्द्रता थी, हवा में ह्यूमिडिटी थी, इसलिए वो लोग वो जो शक्कर गुड़, अगर गुड़ का ढेला ले जाते तो वो पूरा पिघल जाता, उसका पानी बन जाता था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है शक्कर बनाकर यहाँ से एक्सपोर्ट की और फिर यहाँ पर हमको भी आदत गिरा दी शक्कर खाने की। शक्कर का लास्ट जो कंटेंट है वो कार्बन है और हम शरीर से कार्बन निकालना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाहते हैं। शक्कर को हमने डालना नहीं चाहिए पेट में, कार्बन को नहीं डालना चाहिए, वो हमारा शरीर का कंटेंट ही नहीं है। और गुड़ का लास्ट कंटेंट है फास्फोरस। फास्फोरस अगर आप पेट में डालेंगे तो आपका भोजन और आपकी पाचन शक्ति, आपको उसमें लोह है, खनिज है, आयरन है, ये सब आपको मिलता है। शक्कर में सिर्फ कार्बन मिलता है। तो सबसे पहला जहर शक्कर निकाल दो। दूसरा, मैदे की कोई चीज कभी ना खाओ। दूसरा सफेद जहर, डबल रोटी, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सब अंग्रेजों के लिए था। वो रोटी बना ही नहीं सकते, इसलिए डबल रोटी के अंदर प्याज घुसा दिया, बोल दिया बर्गर, टोमेटो घुसा दिया, बोल दिया बर्गर, चिकन घुसा दिया, चिकन बर्गर, वेज बर्गर, नॉन वेज बर्गर, सब ऐसे ही चल रहा है। तो उनको बनाना नहीं आता, उनकी वो मजबूरी। मगर हम तो कितने तो पराठे बनाते, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे और कितने सारे पराठे, मुंह में पानी आ जाएगा, नाम बढ़ जाएगी। पता चला कि हम इतने सारे जो हमारे देश में, हमारे किचन में इतने प्रयोग हुए कि दुनिया में कभी नहीं हुआ। तो मैदा खाना बंद करिए। मैदा की जगह पर आप अगर मोटा अनाज खाएंगे, जो पिसी रोटी होती है 4-5 अनाज को मिक्स करके, तो वो सबसे अच्छे शरीर के लिए। तीसरा, नमक जो है समुद्री, ये हमारे लिए जहर है। हम लोग जो है हमेशा जो है वो लाहौरी नमक से, हम ये समुद्री नमक कभी नहीं खाते थे। मगर समुद्री नमक सस्ता होता था, अंग्रेजों ने वो हमारे दिमाग में डाल दिया और कम पैसे में बनता है, इसलिए हम लोग खाते हैं। मगर इसमें होता है, जब आप उसको फ्री फ्लो बनाते हैं, दानेदार पाउडर जैसा बनाते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट डाला जाता है। बांझपन और बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म करने के लिए सबसे कारगर अगर कोई चीज होगी तो वो समुद्री नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक जैसे ही बंद करते हैं, हम लोगों ने कई जगह पे ऐसे सर्वे किए कि जहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे थे कई जगह पर, तो उन लोगों को कहा कि ये समुद्री नमक खाना बंद करिए और लाहौरी नमक खाना शुरू करिए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। बांझपन जो हमारे शरीर में आ रहा है, बच्चों लड़कों में हो या लड़कियों में हो, उसका कारण है ये। तो और चौथा जो है हमारा जो जहर है, वो जहर है एल्यूमिनियम के बर्तन। और 5वां जहर है वो है रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल। तो इसकी जगह पे क्या करना है? डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल की जगह पे आपको खाना है घानी का शुद्ध तेल। जो आपके यहाँ पर जो भी बनता होगा तेल से, मतलब आपके यहाँ मूंगफली होती होगी तो मूंगफली का तेल, आपके यहाँ सनफ्लावर ज़्यादा होता होगा तो सनफ्लावर का तेल, जौस ज़्यादा होती होगी तो जौस का तेल, जो आपके एरिया में ज़्यादा होता होगा उसका ही तेल बनाकर हमको खाना है। प्रदेश विरुद्ध भोजन कभी ना करें। आप अगर यहाँ से केरला जाते हैं, आयुर्वेद में लिखा है, आप अगर यहाँ से केरला जाते हैं, केरला में अगर नारियल के तेल में बनाई हुई चीज आपको दी जा रही है, तो आप नारियल में बनी हुई तेल की ही चीजें आपको हो जाएगा, आपको विविध रोग हो जाएंगे। आप अगर यहाँ पर आलू के पराठे खाते हैं यूपी में, और आप अगर जाकर चेन्नई में अगर आप बोल रहे हैं कि वहां पर तो डोसा खाना चाहिए, इडली खाना चाहिए, हल्का वाला खाना चाहिए, और आप अगर वहां पर आलू पराठे अगर खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको वो सूटी नहीं होगा, आपको विविध रोग होगा। इसलिए प्रदेश विरुद्ध भोजन कभी न करें, काल विरुद्ध भोजन कभी न करें। सुबह का अगर भोजन आप कर रहे हैं तो पानी की जगह पर आपको अगर कुछ लेना है तो वो आप ले सकते हैं किसी भी फल का रस, मिला तो उस जैसा, तो पानी का गुणधर्म ही वो। हमारे देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे रोगों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके पैरों के तलवे में है और हाथों की हथेली में है। जब आप सर दुख रहा हो तो ये वाला पॉइंट दबाएंगे तो आपका सर दर्द कम हो जाता है। आपके गले में इन्फेक्शन है, गला दर्द कर रहा हो तो ये अगर दबाएंगे तो आपका गला ठीक हो जाता है। उसके नीचे ये सब ऐसे सब है, पेट दर्द दे रहा, बॉडी में बहुत बॉडी एक हो रहा है, बहुत दर्द, ये यहाँ पर 2 उंगलियों के बीच में जो गद्दी है, इस गद्दी में जकड़न आ जाती है, ये बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी ये
गद्दी जो है हार्ड हो गई होगी, चेक कर लो, हार्ड हो गई होगी तो उसको समझ लो कि आपके शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिसका मखमल के जैसा ये होगा तो समझ लेना कि आपकी बॉडी एकदम न्यूट्रल है। मेरी बॉडी तो मैं जितना चीजें आपको खिलाया मैं क्या था? नहीं दही नहीं और दूसरा रायता। वो रायता पसंद करने के लिए बहुत अच्छा है, वो सिर्फ दोपहर को ले सकते हैं आप। अब जो है रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं तो काल विरुद्ध तो भोजन आप अगर कर रहे हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रात को भोजन करने के लिए जैसे शाम हुई तो आपको भोजन के साथ आप क्या ले सकते हैं साथ में पानी की जगह? तो वो है दूध। दूध का समय सुबह का नहीं है। दूध को सुबह जो है दूध पचाने वाले एंजाइम शरीर में निर्माण नहीं होते, इसलिए बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोला तो बच्चे भाग जाते हैं, नहीं पीना है। आप जबरदस्ती पिलाते हैं तो वो पित्त में निर्माण हो जाता है या कफ में कन्वर्ट हो जाएगा या वात में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके शरीर में भयंकर रोग निर्माण हो जाएंगे। सफेद दाग होने से, कुष्ठ होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपने अगर सिट्रिक एसिड की कुछ चीज खा ली, मतलब विटामिन सी वाली खट्टी चीज आपने खा ली और दूध पी लिया, तो आपको हार्ट अटैक से कोई बचा नहीं सकता, त्वचा रोगों से कोई नहीं बचा सकता। पता चला कि दही के साथ में आपने नमक मिक्स करके खा लिया, तो दही जो है वो किडनी के रोगों को ठीक करता है और आप उसमें जो जीवाणु होते हैं वो किडनी के रोगों से हमको बचाते हैं, वो फर्मेंटेशन जो होता है। और आपने अगर नमक डाल दिया तो अब आप दही नहीं खा रहे हैं, दही में जो वो जीवाणु मर गए वो दही में मरे हुए जीवाणुओं की लाश खा रहे हैं। बार-बार वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दबते रहे। आप अगर क्रॉस ताली बजाते हैं तो सिर्फ पेट के रोग ठीक होते हैं। ऐसी आप क्रॉस ताली हो गई, मगर आप अगर बजाएंगे पूरा फुल मिलाकर ताली अगर बजाएंगे तो क्या क्या होगा? ये हाथ की हाथ जो है ना वो गुलाबी होने तक बजाना चाहिए, मगर या देश को खड्डे में डालने वाले लोगों के लिए अपने फायदे के लिए अगर बजाई जाती है या कोई गलत बात कर रहा है उसका साथ देने के लिए बजाई जाती है, तो अगला जन्म सिर्फ ताली बजा बजा कर बिजनेस करके बजाता हूं। मैंने 10,000 लोगों को आज तक तैयार किया होगा, मैंने कितने तो एल्बम्स बनाए होंगे, कितने तो सॉन्ग कंपोज किए होंगे। ऐसे ही मैंने क्या किया, मगर मैंने एक दिन प्रण लिया के लिए नहीं होगा। मेरा जो संगीत होगा, मेरी जो कला होगी, वो कला जो है किसी को प्रबोधन करने के लिए मैं अपनी कला का उपयोग करूंगा। उस दिन से मैंने देशभक्ति गीत गाना शुरू किए और मेरे संगीत में कई बड़े बड़े संगीतकारों ने, गीतकारों ने और बड़े बड़े सिंगरों ने, बड़े बड़े गायकों ने, उनको मैंने रिकॉर्ड किया मुंबई में, आपने सुना भी होगा। मैं और एक चीज मैंने की है कि जो ये वाघभट जी के 7,000 सूत्र हैं, इन 7,000 सूत्रों का जो सूत्र मैंने आपको बताया पानी का, उसका एक दोहा मैंने लिखा था और वो दोहा है, घूट घूट पानी पियो, सुबह सुबह पानी पियो, घूट घूट कर आप, सुबह सुबह पानी पियो, घूट घूट कर आप। बस 2-3 गिलास है, बस 2-3 गिलास है, हर औषधि का पाप, हर औषधि का हुआ करती थी। कौन से मौसम में एक लिस्ट होती थी कुक के पास में, जो खाना बनाने वाला रसोइया था उसके पास में लिस्ट होती थी कि ठंड में गरम मसाला डालना है, गरम औषधियां डालनी है, और जैसे ही बरसात शुरू होगी उसमें से थोड़ी निकाल देना है या और ऐड करना है। फिर उसकी बरसात खत्म होने के बाद ठंड आएगी, ठंड के बाद में मसाला कौन सा गरम वाला यूज करना है। जैसे ही गर्मी शुरू होगी इसमें से कितने % गर्म चीजें निकाल देनी है और ठंडी वाली चीजें डालनी है, ये एक लिस्ट हुआ करती है।
जिसको मसाला शब्द करके उन औषधियों की गुणवत्ता और उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने खत्म कर दिया इस देश में। छालों के पड़े जो चीरा मुंह के भीतर भाग में, छालों के पड़े जो चीरा 4 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 4 ग्राम 4-5 घंटे भिगो के खा लो जीरा, भिगो के खा लो जीरा। कुछ मत सोचो भाई रक्तचाप बढ़ने लगे, कुछ मत सोचो भाई कसम राम की खाएंगे, जिसको भी आप मानते हैं, कसम राम की खाएंगे, तुरंत छोड़ दो चाय, तुरंत छोड़ दो। भाषण देने के लिए गया और मैं बात कर रहा था इंडिया से भारत की ओर। देश के देश में आप बात कैसे कर सकते? मैंने कहा इंडिया से भारत की ओर अगर मैं कोई विषय लेकर आपके पास आता हूं तो इंडिया एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, इडियट कैसे निकला हुआ शब्द है, और अंग्रेजों ने अपनी डेफिनेशंस में लिखा है द पीपल हु आर criminal with a mind and the people who are living with the traditional values they are Indian। और हमारे पास में हमारे पूर्वजों ने देखो कितना अच्छा शब्द दिया है, किसी भारत ऋषि के ऊपर से या भरत ऋषि के नाम से भारत नहीं पड़ा, ये पड़ा है जब भी सिम्टम्स होते थे किसी भी चीज के, उसी के सिम्टम्स के ऊपर से नाम रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। नाक बह रहा है तो सिम्टम्स के ऊपर से हम नाम रखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो अंधा, सुनाई नहीं दे रहा है तो बहरा, हम सिम्टम्स के ऊपर से नाम रखते हैं। कुंडली शास्त्र बनने के पहले भी ये दूसरे शास्त्र बनने के पहले भी जो हमारे देश में उसके सिम्टम्स से नाम रखे जाते हैं। से पढ़ा होगा वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर से पढ़ा होगा। तो भारत एक शब्द निकला है संस्कृत में से, जो संस्कृत भाषा हमारे देश की खत्म हो रही है। अब अंग्रेज जो है अपने देश में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जूनियर केजी से संस्कृत पढ़ा रहे हैं, राम रावण रामहा क्या होता है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगली जो कंप्यूटर की भाषा होगी वो संस्कृत होने वाली है और हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मगर आप अगर समझने के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और अपने आप को डेवलप करने के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कि मुझे एक हाथ भाषा आ जाए तो ठीक है, मगर पूरी भाषा अगर अंग्रेजी में आप डेवलप हो जाएंगे और आप मॉडर्नाइज हो जाएंगे और दुनिया आपको सिर्फ अंग्रेजी से ही पहचानेगी, ऐसा अगर होगा तो आप अपनी बुद्धि की लेवल को कम करें। क्योंकि दुनिया के 201 देशों में से 25 देश सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते। तो पता चला कि आपको ये, मैं एक दिन ऐसे ही स्कूल में गया और भारत शब्द कैसे निकला संस्कृत में से, भा मतलब ज्ञान, भाल चंद्र बोलते हैं, भाल मतलब ज्ञान, भा मतलब ज्ञान और रथ मतलब लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ जो देश था वो देशवासी थे भारतीय। मेरा इस देश को जो हुआ उसके बाद में जो है वो बोलता है मैंने 70 जहाज भर के सोने के शर्त है, 70 जहाज भर के। तो उसका ऑफिसर बोलता है 70 जहाज भर के, जहाज बोल रहे हो कि छोटी छोटी बोट्स बोल रहे हो? बोले बोट नहीं बोल रहा सर, मैं जहाज बोल रहा हूँ। एक जहाज में कितना आता है? बोले 70 मीट्रिक टन, मतलब 70,000 टन एक जहाज में, इंटू 900 जहाज, वो एक लेकर गया। और ऐसे 84 वायसराय हमारे देश में आए, उन्होंने कितना लेकर गए? ये सोना इतना था हमारे देश में कि हमारे देश में 3000 सोने के मंदिर थे, आज से 3 है। गोल्डन टेम्पल, शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति और एक पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है केरला। 4 बजे बाकी ये गए था, सब लेकर गए। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जिस नगर में गया, जो 17 साल इस देश में घुमा, वो बोलता है आई ट्रैवल इन दिस कंट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेट टू ब्रेथ, बट आई नेवर सीन अ सिंगल बेगर इन दिस कंट्री, आई नेवर सीन अ सिंगल पर्सन हु इज सिटिंग एट वन प्लेस विदाउट वर्क, आई नेवर सीन अ पर्सन हु इज डूइंग सच अ थिंग, मगर आई सीन सच वेल्थ इन दिस
country that we are never think to conquer this country. हम इस देश को गुलाम बनाने की सोच भी नहीं सकते। मेहनत किया लोग यहाँ के उद्यमी लोगों ने, तो ताला कोई लगाता नहीं था। आज हम शनि शिंगापुर में कोई ताला नहीं लगाते, इससे नहीं कि शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कोई लुटेरा ही नहीं था, कोई लूटता ही नहीं था, वो हमारे संस्कार ही नहीं थे लूटने के। जब लुटेरे हमारे देश में आने लगे, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इन सब ने जब हमारे देश में लूट मचाई, पर्शियंस आए, और जब इन्होंने लूट मचाई तब हम लोगों ने लॉक लगाना शुरू किया, ताले लगाने शुरू किए। इसलिए कहा जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मोहम्मद गजनवी ने 16 बार जो है वो सोमनाथ के मंदिर को लूटा, एक ही मंदिर को 16 बार। हर बार वो कहता है कि मैं अगर जिंदा रहूं तो मैं और लूटूंगा। ये तो देश मंदिरों का देश है। अंग्रेजों ने यही पता किया कि अंग्रेजों को इसको अगर लूटना है तो हमको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो लूटने वाले कानून हों। लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, सारे टैक्सेस लगाए, आज भी वो टैक्सेस हमारे ऊपर अंग्रेजों के वैसे ही चल रहे हैं। तो जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहां प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब ये त्योहारों का देश नहीं रहा है, अब इस देश में डे संस्कृति आ गई। डे पूरा एक जो है एक सप्ताह जो है वो डे वाला चलता है। रोज डे, टेडी बेयर डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, और फिर उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे। मैं आपको बताऊं कि वैलेंटाइन नाम के एक बहुत बड़े संत थे, लोगों की शादियां करवा देते, क्योंकि पूरे यूरोप में लोग शादी नहीं करते थे। तो कहीं से जो है इनको भारत के कुछ अंश मिल गए और पत्र मिल गए कि जहाँ पे व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति के साथ में जो अपने 7 जन्म निभाने की कसम खाता है, 7 फेरों के साथ। ये संस्कार है भारत के, और उनको इसीलिए कोई डिसीजेस नहीं होते। तो पता चला कि शादी करने के क्या फायदे हैं, तो उन्होंने शादी करवाना शुरू की, और जो लोग शादी नहीं करना चाहते थे उन्होंने एक दिन जो है उनको फांसी पर लटका दिया, सूली पर चढ़ा दिया। उसी दिन को कहते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। और जो डे मनाते हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए। हमारे देश में तो हीर राजा है, हमने इस तरह से शादी करवा कर वैलेंटाइन डे मनाकर हमारे देश से कार्ड बेचने की संस्कृति नहीं शुरू की। जिस दिन आप वैलेंटाइन डे के दिन कार्ड बेचते हैं तो इस देश के हजारों नवयुवकों का कार्ड बेचकर हजारों रुपए इस देश के बाहर विदेशी कंपनी की तरफ चला जाता है। अब तो एक और भयानक दिन आ गया। हमारे देश की जो संस्कृति थी वो डे संस्कृति नहीं थी। हम मिठाई बांटते थे ताकि हलवाई जो है वो हमारे देश की मिठाई बेचने वाले वो संपन्न हो जाए, ना कि कोई कंपनी चॉकलेट बेचकर वो चॉकलेट डे के दिन हो जाए। हमारे देश में बेयर्स नहीं होते, मगर ये बेयर्स के दिन हमारे देश में बेयर्स टेडी बेयर्स डे आ गया। आज जिस दिन टेडी बेयर्स लोगों को गिफ्ट में देते हैं, ये टेडी बेयर्स हमारे देश में इतनी बेचती है विदेशी कंपनियां कि हमारे देश के नवयुवकों का पैसा जो वो कमाते हैं वो हजारों करोड़ रुपया उस दिन चला जाता है। तो पता लोग जितना भयंकर भूख और भूत और चुड़ैल बनकर और ड्रैकुला बनकर आप लोगों को डराएंगे, उसको बेस्ट प्राइस दिया जाता है। आपके घर में जो है उस दिन वैसा ही मेनू बनता है जैसा मेनू भूत पिशाचों का होता है। हम भगवान के देश और देवभूमि के लोग हैं, और ऐसा जो अब ये लाया क्यों, ऐसे डे उसी दिन आते। हम तो हर दिन माँ के चरण स्पर्श करके जाते, मगर फिर भी मदर्स डे मना रहे हैं। हम हर दिन जो है पिताजी के पैर छूकर जाने की संस्कृति है, मगर हम फादर्स डे मना रहे हैं। और तो रसगुल्ले जो बनाए वो आपकी आंखों के बनाए, जो गुलाब जामुन जो बनाए उसकी चाशनी जो बनाई वो खून के रंग की बनाई है, लाल रंग का। तो ये जो संस्कृति है डे संस्कृति के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। इस संस्कृति से हमको निकालना है। भारत की फिर से दीपावली वाली, होली वाली, इन त्योहारों वाली संस्कृति की रंगारंगी में हमको बनाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को अगर फिर से भारत बनाना है, इंडिया से भारत की ओर हमको आना पड़ेगा। इंडिया से हमको निकलकर फिर से भारत में जाना होगा। और आने वाली पीढ़ी आप है, आपकी इस देश के भविष्य हो। आपको अगर ये बात समझ में आती है और मेरे इस व्याख्यान से 45 मिनट के इस